हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में मैं हूं फ़ायज़ा ज़ुबैर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जावा के अंदर फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बारे में बात करते हैं, तभी हमें समझ आएगी कि हमें फ़ाइल हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में हम डाटा परसिस्टेंस, फ़ाइल और फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है? जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो वो वैसे तो हमारा प्रोग्राम फाइल में सेव किया हुआ है हार्ड डिस्क में। हमारे प्रोग्राम में जो हार्ड डिस्क है सेकेंडरी स्टोरेज, वहाँ पे वो सेव होता है। जब भी हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो आ जाता है रैम में। रैम में उसे मेमोरी मिल जाती है। अब सपोज़ करें कि आपने अपना प्रोग्राम रन किया है तो रैम में उसको ये वाली मेमोरी मिल गई है। अब रैम में इसे मेमोरी मिल गई है। प्रोग्राम में कहीं ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनको आपने एक्सेस करना होगा। तो आपके पास ये सारा का सारा डाटा आपके प्रोग्राम में मौजूद होगा। डाटा मतलब एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रोग्राम हम डाटा को हैंडल करने के लिए ही बनाते हैं। सपोज़ करें अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, मल्टीप्लाई करना है, एरे में कोई इंडेक्स डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है, कुछ भी हमने करना है, तो ये सब का सब डाटा कहलाता है। तो इस डाटा को हम कहीं ना कहीं रखेंगे। हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा बनाते हैं, वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा बनाते हैं। वेरिएबल्स की फॉर्म में हम इसलिए डाटा बनाते हैं ताकि हम उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें, और हो सकता है कि हमें मल्टीपल टाइम उस डाटा की ज़रूरत पड़े। तो मैंने अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई कोड ऐसा लिखा होगा जो कि उस डाटा को हैंडल करेगा। तो जब ये कोड चलेगा तब डाटा पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। इसके लिए ये कोड हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, ताकि हम इस पे एक्शन परफॉर्म कर सकें। डाटा हमारे पास तब तक मौजूद रहना चाहिए जब तक हमारे पास इससे रिलेटेड टास्क कंप्लीट ना हो जाए। वेरिएबल के ज़रिए डाटा को एक लाइफ मिल जाती है। डाटा परसिस्टेंस मतलब डाटा का एग्जिस्टेंस, डाटा की मौजूदगी। डाटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए, तभी हम उस पर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब डाटा की मौजूदगी हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, कब तक वो डाटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए, कितनी देर तक हम चाहते हैं कि डाटा एग्जिस्टेंस उसका बना रहे, डाटा हमारे पास मौजूद हो। तब तक हमें चाहिए जब तक हमारा टास्क परफॉर्म नहीं हो जाता, जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमें डाटा चाहिए। वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल्स की अपनी एक लाइफ होती है। लाइफ का मतलब वेरिएबल क्रिएट होते हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं और जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसके बीच का ड्यूरेशन जो होता है उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाया है तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होता है तब वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। फंक्शन जब एंड हो जाता है या प्रोग्राम एंड हो जाता है तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये लाइफ हुई उन वेरिएबल्स की।
तो एक प्रोग्राम की लाइफ से वेरिएबल की लाइफ यूजली छोटी होती है। प्रोग्राम ज़्यादा देर तक चलता है लेकिन वेरिएबल्स उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब वो प्रोग्राम एंड होता है या जब हम उस फंक्शन से रिलेटेड वर्क कर लेते हैं जहाँ पे हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं कि एंड हो जाने पर डाटा की एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, मींस कि हमें डाटा चाहिए हो। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी की जहाँ पे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बाय नेम कॉल होती है। तो जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम चलेगा और अटेंडेंस कॉल होगी और सबकी प्रेजेंट लग जाएगी और बाद में जब वो प्रोग्राम एंड होगा और बंद हो जाएगा तो सारे वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट टाइम भी अटेंडेंस के लिए वो वाले वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स को कॉल कर सकें। अब हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम परसिस्ट करे, मतलब प्रोग्राम अगर एंड भी हो जाए तब भी डाटा की लाइफ परसिस्ट करे, तब भी वो हमारे पास मौजूद रहे। इसके लिए अब हम स्टोर करेंगे इस डाटा को ऐसे मेमोरी मीडियम के अंदर जो इसको परमानेंटली स्टोर कर सकता हो। अब रैम में कोई डाटा परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज की सपोर्ट लेनी होगी, जैसा कि हार्ड डिस्क। तो हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर बनाएंगे एक फ़ाइल और उस फाइल के अंदर इस वेरिएबल का डाटा स्टोर कर देंगे। तो क्या होगा इससे, जब प्रोग्राम में पहली बार आपने अटेंडेंस के लिए स्टूडेंट्स के नाम रिकॉल किए थे और उसके बाद इस प्रोग्राम को बंद कर दिया था तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन हमने इन सब के सब वेरिएबल्स को इस फाइल की फॉर्म में स्टोर कर दिया है। तो सारा का सारा डाटा इसके अंदर आ गया है, मतलब प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा वेरिएबल की लाइफ हो गई है। तो क्या हुआ था कि जब ये प्रोग्राम रन किया तो इस वेरिएबल को वैल्यू मिल गई, लेकिन जब हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया तो इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन डिस्ट्रॉय होने से पहले इस वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी इस फाइल के अंदर सेव हो गई। तो अब हमारे पास प्रोग्राम की लाइफ एंड होने पर भी वेरिएबल की लाइफ स्टोर हो गई है फाइल की फॉर्म में। तो क्या होगा, जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो इसमें न्यू वेरिएबल्स बन जाएंगे। तो इन वेरिएबल्स को तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस फाइल के अंदर से मिल जाएंगी। इसका मतलब कि वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हुई। तो यहाँ पे फाइल्स पिक्चर की फॉर्म में आती हैं। आपको फाइल के अंदर रखना पड़ता है डाटा, फाइल के अंदर से डाटा निकालना, फाइल के अंदर से डाटा गेट करना, फाइल के अंदर तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करना, यही चीज़ हमारे पास कहलाती है फाइल हैंडलिंग। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिसके ज़रिए तमाम का तमाम डाटा फाइल के अंदर जाएगा। कोई ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिसके ज़रिए तमाम का तमाम डाटा फाइल से रीड होगा और तमाम का तमाम डाटा फाइल से डिलीट होगा। हमें कुछ भी करने के लिए उसके लिए हमें इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा। ये सारा का सारा कोड इसलिए लिखा जा रहा है ताकि हमारा कोड फाइल को हैंडल कर सके। अब ये कोडिंग हमको सीखनी है और इसी को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं फाइल हैंडलिंग की, डाटा क्या होता है, हमें डाटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम फ़ाइल किस लिए बनाते हैं और फाइल को बनाने के बाद हम उसको हैंडल क्यों करते हैं। हम अपने अगले लेक्चर में ये सीखेंगे कि हम फाइल हैंडलिंग का कोड किस तरह से लिखते हैं, फ़ाइल किस तरह से क्रिएट होती है और हम फाइलिंग के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप अपनी कमेंट के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोस आपको देखने को मिल सकें।
थैंक यू।